हेलो एवरीवन, मैं सीमा जैन आज आपको इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग बताने वाली हूँ। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। अरे भाई, हम खा रहे हैं, उसका हो क्या रहा है, वो कैसे हमारे सारा खाना हमारे सेल्स तक पहुँच रहा है, ये सब तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको मालूम है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है और जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब में हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक के भी ढेर सारे मोड्स होते हैं। पैरासाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, स्कैवेंजर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, होलोजोइक होता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक क्या होता है मैं आपको अपने पुराने वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर भी जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। होलोजोइक वो होता है जिसमें पूरे फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में लिया जाता है और उसके बाद बॉडी में जाकर के उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली अगर हम उसको ब्रेक करें तो जो दो चीजें होती है, एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, अब देखते हैं कहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। ये 6 to 8 मीटर्स की एलिमेंट्री कैनाल होती है और ये हाइट ऑफ ए पर्सन भी डिपेंड करती है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ से स्टार्ट होकर के यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, सब हॉलो होता है अंदर से। ठीक है, फिर यहाँ से आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आती है रेक्टम और जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, इस एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है एनस। अब हम इसके अंदर जब ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन मैं दो ग्लैंड्स यहाँ पे बेसिकली आपको जो अदर देन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से है, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल से अलग हटके जो हैं वो हैं, एक आता है इसमें पेनक्रियास और दूसरा आता है लिवर। बाकी तो हमारे इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर ग्लैंड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि फूड जो है क्या क्या प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड जो है, फूड हमारा कहाँ आता है, माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ या फिर हम इसे बकल कैविटी भी कह सकते हैं। अब माउथ के अंदर ऐसी क्या चीजें होती है, जो हम फूड ले रहे हैं वो बिगर पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमारी बॉडी को केवल उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, बाकी चीजें सब हमारी बॉडी के लिए बेकार है। तो अब देखते हैं वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स अलग कैसे होते हैं। सबसे पहले फूड जब माउथ में आता है तो हमारे माउथ के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो होते हैं टीथ, एक होती है टंग और एक होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना कुछ और ग्लैंड्स हैं जो हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर ही हैं। तो एक है टीथ, एक है टंग, एक है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये भी अगर माउथ में है तो इनका कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। सबसे पहले देखते हैं टीथ करती क्या है। टीथ जो है फूड को च्यू करके और फूड को ग्राइंड कर देती है ना। तो फूड, इसका काम होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। तो अब इस टंग का काम क्या क्या है, टंग इन दोनों की मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, मिक्सिंग करके इसको काय में कन्वर्ट कर देता है, पेस्ट में। समझ आया, फूड माउथ में आया, बकल कैविटी में आया, उस फूड के अंदर हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं।
सलाइवा, टीथ का काम होता है फूड को च्यू करना, ग्राइंड करना। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं और टंग इन दोनों की मिक्सिंग करता है, मिक्सिंग करके उसको पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इतना काम नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, यस बिल्कुल सही पहचाना आपने, सलाइवरी एमाइलेज। ओके, सलाइवरी एमाइलेज इसके अंदर ये है एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या काम कर रहा है, ये एंजाइम फूड के अंदर जो हमारे फूड में स्टार्च पार्ट है, ठीक है, स्टार्च जो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स शुगर है, स्टार्च को वो कन्वर्ट कर रहा है शुगर में। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, हमारे फूड में एक न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे शुगर का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे खाने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट, बकल कैविटी से हमारे डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं हम कि बकल कैविटी से वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाएगा, ऑब्वियस है जो भी नेक्स्ट ऑर्गन होगा वहीं जाएगा। तो उससे लगा हुआ नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है, ईसोफेगस। और एक बात का ध्यान रखिए, ईसोफेगस में नो डाइजेशन, वहां पे फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये तो केवल एक पाथवे है, एक रास्ता है जो फूड को बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम स्टमक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्टमक कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस, ऐसा होता है हमारा स्टमक, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे चौड़ा ऑर्गन यही होता है। और इसके अंदर यूं समझ लीजिए ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मिक्सर है। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया है, क्लियर। यहाँ पे कौन से मूवमेंट, यहाँ से अब जितना भी आगे मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट वहाँ जो मसल्स होती हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपने अपने 9th क्लास में पढ़ा है कि बॉडी के अंदर जितना भी मूवमेंट, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सारा मूवमेंट मसल्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स की वजह से जो है फूड मूव करता है आगे। और वो स्फिंक्टर मसल का मूवमेंट ऐसा होता है कि वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फूड को मूव करेगा, क्लियर। ऐसे मान लो हम लेट गए तो हमारा खाना ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, वो खाने को जिस डायरेक्शन में मूव करना उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। या कभी हम सो गए, सिर हमारा नीचे है, पैर हमने ऊपर कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा खाना उल्टा जाएगा, नहीं, मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। चलिए अब देखते हैं कि स्टमक के अंदर फूड आ गया तो यहाँ पे फूड का क्या हो रहा है। हमारा स्टमक है, मैंने अभी आपको बोला कि स्टमक एक तरह से समझ लीजिए कि मिक्सर का काम करता है ना। इसका मतलब कंटिन्यूअसली उसके अंदर वो फूड घूम रहा है। और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है बहुत ही डेलिकेट होती है। तो आप देखते हैं स्टमक के अंदर होता क्या है। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। बहुत अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ऐसा है जिसमें पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है और इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 100% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। स्टमक के अंदर 3 चीजें सिक्रीट होती हैं। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, और एक होता है म्यूकस। अब अगर स्टमक के अंदर ये चीजें सिक्रीट हो रही है तो फालतू तो हो नहीं रही होंगी, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट काम इनका होगा ही सही। अब देखते हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, क्लियर। इसकी pH 1-2 होती है, 1-2 के बीच में इसकी pH होती है। HCl सिक्रीट होना क्यों जरूरी है, क्या कारण है। सी, इसका HCl के 2 फंक्शंस हैं। एक तो कई बार क्या होता है कि खाने के साथ में अगर इन केस कोई जर्म्स चले गए, कोई बैक्टीरिया चला गया है जिसकी कि हमारे सिस्टम को ज़रूरत नहीं है,
तो HCl क्या करता है, किल जर्म्स। कौन से जर्म्स को, जो फूड के साथ स्टमक में एंटर हो गए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। तो पहला तो वो जर्म्स को किल करता है, दूसरा होता है प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। काहे के लिए, एसिडिक मीडियम की क्या जरूरत है वहां पे, क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होता है केवल और केवल एसिडिक मीडियम में, यानी कि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। तो इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ओके, तो ये एक और HCl का काम हो गया, एक्शन ऑफ, टू प्रोवाइड एक्शन ऑफ पेप्सिन। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि HCl का काम क्या हुआ। अब देखते हैं, पहले देखते हैं म्यूकस का काम क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ पेप्सिन का क्या काम है। म्यूकस, ठीक है। अब देखिए, जब अगर स्टमक के अंदर एसिड रिलीज हो रहा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड इसकी लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, इसकी ये इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो ये क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इंटरलाइन लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। खाली एसिड की से ही इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। इसी अभी मैंने आपको बताया था कि ये मिक्सर की तरह काम करता है, फूड इसके अंदर कंटिन्यू घूमता रहता है, तो वहाँ फ्रिक्शन की वजह से भी इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो सकती है। तो म्यूकस क्या काम करता है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ या इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे बचा रहा है, बेसिकली तो एक ये एसिड से तो बचा ही रहा है, क्योंकि एसिड है मतलब कि वो उसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो म्यूकस पूरी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उस स्टमक के लाइनिंग पे ऐसे मतलब यूँ समझ लीजिए पूरा एक कवर कर लेता है। तो ये एसिड इस पे मतलब उसका जो इफेक्ट है वो नहीं नजर आए। नाउ एक्शन ऑफ पेप्सिन, देखिए अब पेप्सिन का काम क्या है। पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेप्सिन हमारे फूड के प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अगेन यहाँ पे ये जो डाइजेशन है ये पार्शियल डाइजेशन है, मतलब कि स्टमक तक जो भी चीज डाइजेस्ट हुई है वो सब पार्शियली डाइजेस्ट हुई है। क्लियर, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा फूड है यहाँ से डाइजेस्ट होकर के पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये फूड कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये फूड हमारा डाइजेस्ट होकर के नेक्स्ट ऑर्गन दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब यहाँ से स्टमक से फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर, आपको बता दूं मैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है और स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लेकिन नाम उल्टा है। क्या कारण है इसका, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है वो बहुत छोटा है, और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो बड़ा है। तो इनको डायमीटर के बेस पे इनको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया है, ना कि उनकी लेंथ को देख के। क्लियर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 5 से लेके 6 मीटर मतलब 5.5 से 6 मीटर तक की लगभग ऑन एन एवरेज हम 5.5 मीटर तक की ये मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि आपकी मम्मी की एक साड़ी के बराबर की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब वो इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे छोटे सी जगह में कैसे हो जाती है, क्योंकि वो हाईली कॉइल्ड होती है, तो कॉइलिंग होने की वजह से बहुत कम जगह घेरती है। अब देखिए यहाँ स्टमक से अगेन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, क्लियर, यहाँ से वापस से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको मालूम है ये कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है।
मतलब कि सारे तरह के फूड का जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूर कुछ बड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। यहाँ मैंने केवल SI लिखा है, SI से आप समझ जाइएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? खुद के जो इसके इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं, वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो रही हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे रब करूंगी इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? मैंने आपको 2 ग्लैंड्स के बारे में बताया था, एक पैनक्रियास और एक लिवर। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर अपना सिक्रीशन, दैट इज बाइल जूस, है ना? लिवर अपना सिक्रीशन बाइल जूस किस में डाल देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑलरेडी वह इंटेस्टाइनल जूस है। और पैनक्रियास जो है अपना सिक्रीशन, वो कौन सा सिक्रीशन है? पैनक्रिएटिक जूस। क्लियर? इस पैनक्रिएटिक जूस को उसमें ऐड कर देता है। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड तो है ही है, प्लस वहां पे इंटेस्टाइनल जूस है, बाइल जूस है, पैनक्रिएटिक जूस है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन इसमें भी एंजाइम होते हैं और इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना। अब देखते हैं बाइल जूस का काम क्या है। अगर बाइल जूस है तो उसका कुछ ना कुछ काम तो होगा। बाइल जूस के यहाँ पे 2 काम है। सबसे पहला, जो फैट इसके अंदर आ रहा है, मतलब जो हमारा फूड आ रहा है, फूड में जो फैट है, फैट के जो ग्लोब्यूल्स है, फैट जो है वो लार्जर ग्लोब्यूल्स, बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, यानी कि फैट के पार्टिकल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं वो बड़े पार्टिकल्स के रूप में है। तो फैट्स, इनका बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्लियर? यानी कि फैट्स का ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत यह है कि जो एंजाइम्स हैं जिन्हें कि फैट्स के ऊपर एक्ट करना है, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स पे वर्क नहीं कर पाते, इसलिए उनको छोटा ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना जरूरी है। दूसरा यह है प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम, यानी कि ये जो फूड आया है इस फूड को न्यूट्रलाइज होना जरूरी है। क्लियर? तो न्यूट्रलाइज अगर करना है तो ऑलरेडी जो फूड आया वो एसिडिक मीडियम से आया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पे प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम। अब ये अल्कलाइन मीडियम क्यों चाहिए? ताकि जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे, अभी हम पढ़ेंगे जो एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, वो एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम पर ही काम करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बाइल जूस का समझ में आ गया। अब देखते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ओके, तो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती है? पैनक्रिएटिक जूस में बेसिकली 2 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से 2 एंजाइम है? एक तो है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ठीक, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका काम क्या है? इसके अलावा यहाँ पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी होते हैं, वो आपकी बुक में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वो आपको रेफरेंस बुक में जरूर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको केवल ट्रिप्सिन और लाइपेज के बारे में बता रही हूँ। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्लियर? और लाइपेज जो है वो फैट डाइजेस्ट करता है। क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं ये एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करेंगे, इनको क्या चाहिए? अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो वो अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करवा रहा है? बाइल जूस। और जो इंटेस्टाइनल जूस है, अब देखिए यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रिएटिक जूस, ये मिलकर के फूड को, जो जितने भी हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंप्लीट कन्वर्जन करता है। और कंप्लीट कन्वर्जन कौन किस में हो रहा है? हमने देखा था हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाने लगा लीजिए, अच्छे से पक्के से याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, और जो फैट पार्ट्स है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ओके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज, प्रोटीन्स कन्वर्ट्स टू अमीनो एसिड्स, फैट्स कन्वर्ट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ओके, अब ये सारे तो हमारे हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, ये जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुए हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्या वो स्टमक को अपने पास रखने? स्टमक को अपने पास नहीं रखने हैं। तो इसे स्टमक को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। तो हमारी स्टमक में ऐसी क्या डिजाइनिंग होती है जिससे कि वो फूड पूरे सेल्स तक पहुंच जाए। अब यहाँ देखिए, मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ। हमारी जो स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग जो है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये कहलाते हैं विलाई। क्लियर? ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, कहाँ पे? विलाई पे जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स के ऊपर ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, ये फोल्ड सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ताकि उतना ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन अब यहाँ से फूड पहुंचा कैसे? ये जो विलाई है ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि ये पूरी तरह से ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे बहुत ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। अब यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स होकर के सारे सेल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, कहाँ तक पहुंच गया? हर एक सेल तक। अभी स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी इसके पास में क्या बचा है? अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ने अपने न्यूट्रिएंट्स तो सब भेज दिए जहां भेजने थे, अब यहाँ पे बचा है अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखते हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है, इसकी यात्रा देखते हैं, ये कहाँ से चलता है, कहाँ पहुंचता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड रहती है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, ना अब यहां से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज में आ रहा है, ये कौन सा फूड है? अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर? ये अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि इस फूड की हमारी बॉडी को अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वहां से फूड आ तो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टिल इस फूड के अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, कुछ ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, यहाँ पे ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको, इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके कहाँ भी भेज देते हैं? वापस ब्लड में मिक्स कर देते हैं। क्या बताया मैंने? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड अब आ रहा है वो अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर है, कुछ ग्लूकोज है, कुछ सॉल्ट्स हैं, जो जिसकी कि हमारी बॉडी को जरूरत है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इन चीजों को, और कहाँ भेज देती है? ब्लड में मिक्स कर देती है। अब ये जो बचा हुआ है टोटली बिल्कुल वेस्ट है, और वहां से ये वेस्ट फूड आ जाता है रेक्टम में। ये रेक्टम क्या है? टेम्परेरीली स्टोरेज है। स्टोरेज है।
क्लियर? यहाँ पे रेक्टम में ये फूड टेम्परेरीली थोड़े समय के लिए स्टोर्ड होता है जो कि वेस्ट मटेरियल है, और थ्रू एनस ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो मसल्स है उनमें होता है स्फिंक्चर मूवमेंट होता है, तो ये कहलाता है एनल स्फिंक्चर, ठीक है। तो स्फिंक्चर मूवमेंट होता है मसल्स में, और इस तरह से फूड हमारा एनस के थ्रू, फूड नहीं अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई पूरी यात्रा हमारे खाने की, और इस प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस में लगभग लग जाते हैं 6 घंटे, ठीक है। तो खाते समय थोड़ा विचार करके खाइए, बहुत ओवर ईटिंग तो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक चीज और बताना भूल गई आपको, सी एनिमल्स जो होते हैं ना, अगर हम देखें 2 तरह के, एक तो हार्बीवोर्स होते हैं और एक होता है कार्निवोर, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को लेकर के आपको समझाने वाली हूँ। हार्बीवोर्स की जो होती है ना, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जबकि कार्निवोर्स की कंपैरेटिवली शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसकी वजह क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि अगर हार्बीवोर्स में लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या जरूरत होती है। एक्चुअली हार्बीवोर्स क्या खाते हैं? ग्रास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो होता है ना, क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है। इसको डाइजेस्ट होने में काफी लंबा समय लगता है, जबकि जो फ्लैश और मीट होता है इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता, तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हाँ, नॉन वेज खाने से बहुत लेट खाना डाइजेस्ट होता है, तो शायद ये मिसकंसेप्शन है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खाने को डाइजेस्ट करने में लंबा समय लगता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल अगेन द सेम थिंग इन दिस वीडियो में बोलूँगी कि जितना आपका बुक में दिया है आप उसे प्लीज़ उसे ज़रूर से रीड कीजिए, अदरवाइज सारी स्टडीज़ आपकी बेकार है। अगर आप रेफरेंसेस के पीछे भागेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। रेफरेंसेस में आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, एंजॉय द वीडियो।